केमिस्ट्री क्लासेस फॉर क्लास 11th इन एसेज। आज हम लोग बोर एटॉमिक थ्योरी को समझने के बाद बोर एटॉमिक मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। आज का मेन टॉपिक होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन बोर्स एटॉमिक थ्योरी। आप पहले से बोर एटॉमिक थ्योरी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं कि रदरफोर्ड ने जो कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में कहा था, कंटिन्यूअस ऑर्बिट के बारे में तो बोर ने उसको कहा कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में करते हैं और बोर एटॉमिक थ्योरी के आधार पर एटॉमिक रेडियस निकालना, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना, ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है या लाइन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली बाय इटसेल्फ ना तो एनर्जी को गेन करता है न एनर्जी को लॉस्ट करता है। तो सराउंडिंग से इसको एनर्जी सप्लाई की जाती है, सराउंडिंग से एनी हाउ ये एनर्जी गेन करता है, यानी सराउंडिंग से बाहर से एनर्जी इसको इम्पोज की जाती है, दी जाती है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा, किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी गेन कर रहा है ना लॉस्ट कर रहा है, अपने नॉर्मल स्टेज में है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और जब सराउंडिंग से उसको एनर्जी इम्पोज की जाती है, उसको गिव की जाती है, तो उस कंडीशन में उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रेस्पेक्टिवली ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और वह अंत में उस स्थिति में आ जाता है कि उस पार्टिकुलर ऑर्बिट में वो नहीं घूम पाता, नहीं रोटेट कर पाता, स्टेबल नहीं रह पाता, क्योंकि वहाँ से उसको ये ज़्यादा एनर्जी लेवल हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है, एग्जिस्ट कर रहा है, उस एनर्जी लेवल से उसकी काइनेटिक एनर्जी का लेवल या प्रोसेस्ड एनर्जी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं उस स्टेट को एक्साइटेड स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन आपको एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, ग्राउंड स्टेट में नहीं रहा। तो जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो क्या करेगा कि जितना एनर्जी वो लेकर के अपने पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, अगर उसके लिमिट से जब उसको ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो वो अपना वॉन्डरिंग शुरू करता है, जंपिंग शुरू करता है, स्किप कर जाता है। तो जिस ऑर्बिट लेवल में या जिस एनर्जी लेवल में वो पहले से था, उसके लेवल से जब हाई उसको एनर्जी मिल गई, सराउंडिंग से तो कोई एकदम कंट्रोल्ड अमाउंट में एनर्जी मिलेगी नहीं, एक बार मिली ज़्यादा कुछ, अब मिली तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ा, तो जैसे ही बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ वाइब्रेट करते हुए रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस को, तो उसमें जब एनर्जी इसको सडन ज़्यादा मिलती है तो मिलने पर ये अपने से स्किप करता है, तो हायर एनर्जी लेवल में। तो स्किप जब करता है तो उसका ये फिक्स नहीं होता है कि जैसे फर्स्ट में है तो सेकंड में ही जाएगा, सेकंड में है तो थर्ड में ही जाएगा, फोर्थ में ही जाएगा। वो झटके से स्किप करता है, तो स्किप करने पर आगे निकल जाता है। और जब आगे जा रहा है तो भागने के लिए इलेक्ट्रॉन तो आगे स्किप कर गया, जंप कर गया, लेकिन उस एनर्जी लेवल पर जाने पर देखते उसको होता है कि भाई वहाँ पर घूमने के लिए जितना एनर्जी उसको चाहिए उतना एनर्जी है नहीं। वो तो जंप किया तो जंपिंग के सेंस में वो आगे निकल गया, लेकिन वहाँ पर उस लेवल पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पर जितनी एनर्जी चाहिए उसको रहने के लिए उतनी एनर्जी नहीं है। तो फिर वो कम बैक करता है, यानी इनफाइनाइट लेवल पर चला गया, आगे लेवल पर चला गया, और उसके बाद वहाँ से फिर न्यूक्लियस की ओर कम बैक होता है। तो जब कम बैक होता है तो जाहिर सी बात है कि जैसे वो न्यूक्लियस के पास से या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में जाने के लिए वो एनर्जी गेन किया था बाय एनी सोर्स, नो मैटर व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो जब एनर्जी लिया, इनटेक किया, तो वहाँ लोअर से हायर एनर्जी लेवल में गया और वहाँ पर जाकर के वो स्टेबल नहीं हो पाया तो वहाँ से कम बैक किया। और जब कम बैक करता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रेडिएट होती है। तो वही जो एनर्जी रेडिएट होती है वो एनर्जी अब फोटोन के रूप में रेडिएट होगी। तो वो जो एनर्जी रेडिएट होती है वो रेडिएशंस फोटोन के कलेक्शन के रूप में
रेडिएट होती है, और वही जब एनर्जी रेडिएट होती है तो इलेक्ट्रॉन जहाँ तक पहुँचता है, जिससे हाई पर गया, वहाँ से ऊपर से अगर हायर लेवल पर रुक गया तो वहाँ पर अलग एनर्जी लेवल का रेडिएशन होगा। अगर वहाँ से और नीचे आ गया तो और ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन होगा, फिर और नीचे आ गया तो और ज़्यादा एनर्जी का। कहने का मतलब कि इन्फिनिटी से जितना ही नज़दीक आता है न्यूक्लियस के, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वो एनर्जी को रेडिएट करता है। तो ये जब कमबैक होता है तो डिफरेंट लेवल पर रह सकता है, रुक सकता है इलेक्ट्रॉन, वहाँ फिर वो अपना रिवॉल्व करेगा। तो इस अलग अलग ऑर्बिट लेवल पर रुकने के कारण अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाले हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप के जो रेडिएशंस मिलते हैं, उन्हीं रेडिएशंस को हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। एक से ज़्यादा है तो स्पेक्ट्रा, चूँकि स्पेक्ट्रा प्लूरल वर्ड होता है, स्पेक्ट्रम सिंगुलर वर्ड होता है। तो डिफरेंट टाइप के लाइन स्पेक्ट्रा मिलते हैं। हम लोग अपने कोर्स के अनुसार और बोर्ड एटॉमिक थ्योरी के अनुसार बेसिकली हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग देखेंगे कि ये बोर्ड एटॉमिक थ्योरी जो है अदर मटेरियल्स के, अदर एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है एग्जैक्ट, लेकिन हाइड्रोजन को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाता है। तो हम लोग अपने कोर्स के अनुसार भी, और ये जहाँ पर बेस्ट तरीके से अप्लीकेबल है हाइड्रोजन में, तो उसी के सेंस में बात करेंगे। तो बस सेम तरीका हो गया कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है कहीं और न्यूक्लियस से जंप किया, तो न्यूक्लियस के बाद हाइड्रोजन में आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम अपने गैसीय स्टेज में है, उसको कहीं सराउंडिंग से उसको एक्सेस एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी के कारण वहाँ से वो स्किप करता है और स्किप करके चला गया 10, 15, 20 ऑर्बिट पर चला गया, हायर ऑर्बिट पर, और उसके बाद वहाँ पर देखता है कि जितनी एनर्जी उसको चाहिए उतनी नहीं है, तो फिर वहाँ से कम बैक होता है। तो कम बैक होता है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट तक भी आ सकता है। जैसे यहाँ से स्किप किया तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, इन्फिनिटी तक चला गया। 7 के बाद जो होता है ऑनवार्ड्स, उसको हम लोग चूँकि कंटिन्यूअस के रूप में होता है, बोर्ड एटॉमिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि दोनों एनर्जी के बीच में गैप बहुत कम रह जाता है, तो कंटिन्यूअस सीरीज की तरह मिलने लगता है। तो 7 के ऊपर चला गया, स्किप करेगा तो आगे भाग जाएगा, और गया ऊपर तो वहाँ से फिर कम बैक हो रहा है। तो कम बैक होकर के अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट पर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पर आ गया, तो फर्स्ट ऑर्बिट आपका ये है, इसके बाद सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ ऑनवार्ड्स गए तो इन्फिनिटी तक हो गया। तो अब फर्स्ट से तो ऊपर निकला, अब ऊपर निकल करके ऊपर से आ रहा है फिर रिटर्निंग। तो रिटर्निंग में अगर सेकंड से आया तो पहला मिला रेडिएशन, थर्ड ऑर्बिट से आएगा तो दूसरा मिलेगा, फोर्थ ऑर्बिट से कम बैक किया तो तीसरा, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवेंथ से, और उसके बाद ऊपर से भी कर सकता है बहुत सारी एनर्जी लेवल से। जहाँ जाएगा वहाँ से बैक हो गया। तो बैक होकर के जहाँ पर पहुँचता है जिस ऑर्बिट लेवल पर, उसी ऑर्बिट लेवल के अलग अलग सीरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, और इस सीरीज का नाम जो दिया गया है उनके डिस्कवरर्स के आधार पर, नाम के आधार पर दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का स्किप करता है और कम बैक होकर के अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आता है तो उस सीरीज को या रेडिएशन का वो जो क्लस्टर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं लाइमेन सीरीज। और ये बेसिकली यूवी होता है, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन का होता है, दिखाई नहीं देगा और एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो मिलता है वो हमारा लाइमेन सीरीज मिलता है। इसी तरीके से ऊपर गया, ऊपर से कम बैक होकर के आकर के सेकेंड ऑर्बिट पर ही रुक गया। तो सेकेंड ऑर्बिट पर अगर रुकता है तो सेकेंड ऑर्बिट पर आया तो वहाँ पर हमको मिलती है बामर सीरीज। तो बामर सीरीज जो होती है वो विजिबल सीरीज होती है। इस ऑर्बिट में जो मिलेगा वो आपको विजिबल सीरीज होती है, जिसमें आप लोग पढ़े हुए हैं कि वेव की ओर विजिबल लाइट के लिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो सीरीज मिलती है तो ये आपकी सीरीज हो जाती है। तो ये बामर सीरीज में होता है विजिबल लाइट के लिए। अब इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन गया है, कम बैक होते होते सेकंड पर नहीं पहुंचा, फर्स्ट पर नहीं पहुंचा, थर्ड पर आकर के ही रुक गया, तो थर्ड पर जब आकर के रुक गया तो वहाँ पर जो सीरीज मिलेगी तो उसको हम लोग कहते हैं पाइसन सीरीज।
तो पैसन सीरीज जो होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन में होती है। IR लिखा है हमने, IR का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन। उसी तरीके से अगर कम बैक होते होते फोर्थ ऑर्बिट पर ही आया तो फोर्थ पर ही आकर के रुक गया, उसके नीचे नहीं आ पाया तो ब्रैकेट सीरीज मिलेगी, उसको भी IR बोलेंगे। IR में ही अब पैसन सीरीज से ऊपर जितनी भी है सब की सब आपकी IR यानी इंफ्रारेड रेडिएशन की सीरीज में आ जाती है। वो भी इनविजिबल, ये भी इनविजिबल, केवल ये सेकंड वाले पर जो बामर सीरीज मिलती है यही विजिबल लाइट का होता है। अब ऐसे ही अगर कम बैक होते होते 5 पर आया तो 5 नंबर पर जो आया तो उसको फुंड सीरीज बोलते हैं। तो ये फुंड सीरीज होते हैं, इसमें पी साइलेंट होता है, ये भी आपका इंफ्रारेड, तो 5 नंबर पर आता है। और एक 5 तक ही मेन है, बाद में एक और सीरीज खोजी गई है उसको हम्फ्रीज सीरीज बोलते हैं, तो वो आपको 6 ऑर्बिट पर कम बैक होने पर मिलता है। उसके बाद आपको सीरीज अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई है। तो मेन इसमें 5 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैसन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, ये मेन है। हम्फ्रीज भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि एक जो है लाइमन सीरीज वो आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में होगा, सेकंड नंबर बामर सीरीज जो है वो आपके विजिबल लाइट में होगा, और उसके बाद के जितने भी बचेंगे वो सब के सब आपके इंफ्रारेड रेडिएशन में होंगे। अब यही डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब इस रेडिएशंस में अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी ऑर्बिट पर आ रहा है, nth ऑर्बिट से आकर के कम बैक होकर के ग्राउंड स्टेट पर आया, तो ग्राउंड स्टेट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट पर आएगा तो उसमें टोटल कितने टाइप की सीरीज बन सकती हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट पर आया ऊपर से तो कितने टाइप की बनेगी, तो उसके लिए नियम यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth लेवल टू ग्राउंड लेवल इज इक्वल टू n इंटू n-1/2। जस्ट लाइक AP का है n-1 सीरीज तक का सम, जैसे n सीरीज तक का 1 + 2 + 3 का n तक का सम होता था n इंटू n + 1/2, तो वैसे ही 1 + 2 + 3 ... टू n-1 तक का सम होगा n-1 इंटू n/2, वही चीज़ है यहाँ पर। और इसको हम लोग सिंबल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि n2 - n1 का सारे का सम कर दीजिए, या सिग्मा ऑफ डेल्टा n करके भी निकाल सकते हैं। n2 - n1 करेंगे तो वहाँ पर डेल्टा n आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा आसानी इससे रहेगा। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि फोर्थ ऑर्बिट है और वहाँ से फर्स्ट पर आ रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज कितनी बनेगी। तो इसमें सेट कर सकते हैं 4 × 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, बाई में 2, तो 4 × 3 = 12, बाई 2 करेंगे तो 6, यानी 6 बन सकता है। तो फोर्थ जब आ रहा है यहाँ पर तो इसमें 6 तरह के ऑप बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक के हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें दूसरी बात आती है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट टाइप की सीरीज होती हैं, उस सीरीज में आपको वेव नंबर निकालने के लिए कहा जा सकता है, या फिर लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो वो कैसे निकलेगा, तो फार्मूला तो आप बोर्ड एटॉमिक थ्योरी के पहले ही पढ़ चुके हैं। लैम्डा या वेव नंबर निकालने का फार्मूला कि वेव नंबर या 1/λ = r, r मीन्स रेडियर कांस्टेंट, इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फार्मूला आपका चलता है। तो उसी तरीके से अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम में ये डिफरेंट टाइप के जो 5-6 स्पेक्ट्रल सीरीज मिल रहे हैं, सबके लिए हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक हमने एग्जाम्पल बना करके दिया है, और इसी तरीके से समझा दे रहा हूँ कि बाकी सारे का आप निकाल सकते हैं। जैसे लाइमन सीरीज है, पहली सीरीज है कौन, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए और n का वैल्यू क्या होगा, n1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट, जहाँ पर वो आ रहा है उस सीरीज के लिए जो ग्राउंड स्टेट है। तो लाइमन सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट कौन है, 1 हो रहा है, क्योंकि वहीं पर आकर के रुकेगा। तो 1 है, तो n1 का वैल्यू तो 1 हो गया, और n2 का वैल्यू इसके ऊपर के सारे हो जाएंगे। n1 का वैल्यू जिस लेवल पर आकर के रुकता है, n2 के लिए उसके ऊपर के सारे वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं। तो n1 का जगह पर 1 लिए, तो n2 के जगह पर क्या हो जाएगा, आप 2 3 4 5 6 7 8 ऑनवर्ड्स जो भी लेना है आप ले सकते हैं।
तो वही लिखा हमने कि n1 इक्वस टू 1, n2 इक्वस टू 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। तो इस कंडीशन में इसका वेव नंबर न्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा, तो न्यू नॉट को हम लोग 1/λ भी बोलते हैं। तो और फार्मूला होता है क्या, तो r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अब r का वैल्यू जब मीटर में आप लेते हैं तो मीटर में यहाँ पर इडवर कांस्टेंट 1.097 लगा देते हैं। अगर पर मीटर में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अगर इसी चीज़ को अगर हम पर सेंटीमीटर में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पर सेंटीमीटर में एक्सप्लेन करने के लिए 2 अंक और डेसिमल को इधर बढ़ा देंगे, यानी 109.7, बस पॉइंट इतना ही तक चलिए। 7 के बाद 91 भी होता है तो उसको छोड़ दीजिए। हम 1.097 मीटर पर मीटर के केस में करेंगे। अगर इसी को आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 109.7 इंटू बाकी सब यही रह जाएगा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके लिए फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ एल बोले तो लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन के लिए ये जो आपका फर्स्ट लाइन हुआ, इसके लिए n2 का वैल्यू क्या है, ये सेकंड पोजीशन से आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट से आ रहा है, और n1 तो आपका 1 है ही। तो इस कंडीशन में वेव नंबर कितना हो जाएगा, तो 1/λ1 इसको लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गया 1.097 इंटू 1/n1 है आपका 1 और n2 है 2, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 1.097 तो रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर 1/1 हुआ, ये 1/4 हुआ, तो 1/1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो आपका 3/4 होगा, यानी 1.097 इंटू 3/4 पर मीटर भी लिख सकते हैं। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को कि 3/4 R, ये भी आप लिख सकते हैं। R के लिए ये लगा दिए, अब बाकी 3/4 है। इसी तरीके से अगर सेकंड के लिए बात करें तो सेकंड के लिए मतलब यहाँ थर्ड से जब आ रहा है, यहाँ से स्पेक्ट्रम जो ये आ रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा वेव नंबर, यानी 1/λ2 का वैल्यू तो 1.097 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, चूँकि थर्ड से आया है n2 का वैल्यू 3 हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 1.097 इंटू, अब ये माइनस करेंगे तो 8/9 मीटर पर मीटर आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को जैसे ये लिखे उस तरीके से इसको भी आप लिख सकते हैं कि 8/9 R। उसी तरीके से आप λ3, λ4, λ5 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि λ1 का वैल्यू जो होगा वो सबसे छोटा होगा, λ2 उससे बड़ा होगा, λ3 उससे बड़ा होगा। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4 तो λ का वैल्यू आपका बढ़ते जाएगा, और λ का वैल्यू जब बढ़ेगा तो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपका कम होते जाएगा। तो इस तरीके से हमने लाइमन सीरीज के लिए निकाला। अब ये सेम कैलकुलेशन आप बामर सीरीज के लिए कर सकते हैं। तो बामर सीरीज के लिए करेंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में n2 का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा 2, और n1 का वैल्यू लिखना पड़ेगा 2, और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 के ऊपर, यानी 3, 4, 5, 6, 7 ऑनवर्ड्स चलेंगे। फिर सारा कैलकुलेशन उसी टाइप से होता है। तो आइए देख लेते हैं बामर सीरीज, पैसन सीरीज वगैरह का भी कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अब बामर सीरीज में देखते हैं कि n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और n3 उसके ऊपर यानी 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। आप इसमें वेव नंबर निकालेंगे, न्यू नॉट इक्वल टू 1/λ भी लिख सकते हैं, तो इक्वल टू 1.097 इंटू 1/2 स्क्वायर, जैसे लाइमन सीरीज में 1 स्क्वायर लिख रहे थे पहले, तो यहाँ पर 1/2 स्क्वायर और माइनस 1/n स्क्वायर। तो n में आपका ये लिख सकते हैं, n2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर n2 स्क्वायर लिख दीजिए। अब n2 में जो आप लिखेंगे वैल्यू वो लिया जाएगा, तो n2 स्क्वायर में 2, 3, 4, 5 जो आप रखेंगे उसके अनुसार उसका लैम्डा मिल जाएगा। अलग अलग किसका अलग अलग आएगा। इसी तरीके से पैसन सीरीज है
तो N1 के जगह पर आपको 3 रखना है और N2 के जगह पर 3 के बाद वाले यानी 4 5 6 7 टू इन्फिनिटी रख सकते हैं। सेम फार्मूला वही आएगा, न्यू नॉट इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 1.097 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर लिख सकते हैं, n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि एक तो लिख ही चुके हैं तो दूसरा n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने चूँकि n1 को ये लिख दिया है तो इसलिए n2 यहाँ पर लिख रहे हैं, आप n भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से ब्रैकेट सीरीज के लिए हो जाएगा, तो n1 का वैल्यू 4 होगा तो यहाँ आपको 4 लिखना होगा, बाकी उसके बाद वाला बढ़ेगा। और फिर फुल सीरीज के लिए आप लिख सकते हैं तो यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, उसके बाद बढ़ेगा। अगर हम्फ्री सीरीज के लिए भी आप करते हैं तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 6 के बाद वाला अपना बढ़ेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट सीरीज के लिए हम लोग वेव नंबर या लैम्डा का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इतनी बात जाननी थी आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उसका याद रखिएगा कि किस में किस रीजन में, यूवी में, इंफ्रारेड में, लाइट में कौन कौन होता है उसका नाम याद रखिएगा। और ये कैलकुलेशन से रिलेटेड ये लैम्डा निकालने का फार्मूला या वेव नंबर निकालने का फार्मूला मेनी टाइम्स आपको IIT में या डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप साइड बुक बनाएंगे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है आपको बनाने के लिए, और NCERT में भी क्वेश्चन है, तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे समझ करके। अब इसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल का मेरिट क्या है। तो बोर एटॉमिक मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम के या आयन के स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे ढंग से कर देता है। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, अच्छे से कर दिया। उसी तरीके से अदर भी कोई आयन है जिसमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, जैसे He+, हीलियम है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल दिया जाए तो हीलियम He+ आयन जो बनेगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसका भी जो स्पेक्ट्रम निकलेगा इसी टाइप से होगा। या उसके बाद भी जो मिल रहे हैं आपके Li में मिल जाएंगे, चाहे बेरिलियम में मिल जाएंगे, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका ये एक्सप्लेनेशन अच्छे ढंग से कर देता है। इसके अलावा इसकी विशेषता है कि इसके माध्यम से कैलकुलेशन करके जो हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का वैल्यू या न्यू का वैल्यू, एटॉमिक रेडियस का वैल्यू या फिर रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड आउट किया गया है तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, यानी दोनों वैल्यू एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये बोर एटॉमिक मॉडल का मेरिट है। लेकिन अब इस मेरिट के साथ साथ हर चीज़ में आप जानते हैं कि कुछ मेरिट भी होता है, कुछ डिमेरिट भी होता है। तो बोर एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड से ज़्यादा क्लियर है, ये बहुत सारे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और स्पेशली हाइड्रोजन के लिए। लेकिन फिर भी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस क्या हैं? तो उस लिमिटेशंस में है कि हाइड्रोजन एटम के या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन तो अच्छे ढंग से कर देता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इस केस में इस तरीके से, यानी ये थ्योरी आपको एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। इसके अलावा जब स्पेक्ट्रोस्कोपी का हाई टेक्निक यूज करके, अल्ट्रा स्लिम टेक्निक यूज करके देखा गया है, तो उसमें एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि जो ये डिफरेंट टाइप की अलग अलग लाइन सीरीज बनाती हैं, तो ये लाइन सीरीज के बीच में भी बहुत सारे बहुत कम डिफरेंसेज वाले, एनर्जी लेवल वाले, लगभग कंटिन्यूअस टाइप की सीरीज मिलती हैं। तो उस सीरीज का एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाता है, क्योंकि ये तो डिस्क्रीट सीरीज की बात करता है, और 2 डिस्क्रीट सीरीज के बीच में भी कुछ हाईली सेंसिटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कंटिन्यूअस लाइन ऑब्जर्व की गई हैं, तो उनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। इसके अलावा अगर इनको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हैं तो उसमें भी ये लाइन सीरीज जो है बहुत सारे नैरो सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में स्प्लिट करती हैं, और उसको भी ये जीमैन इफेक्ट है या स्टार्क इफेक्ट है, तो इसके बारे में भी एक क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। उसके बाद हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कोई भी नहीं बता पाता है, चूँकि ये इसमें तो मान लें कि हाइड्रोजन हमेशा एक लिमिटेड ऑर्बिट पर एक फिक्स पोजीशन पर है,
लेकिन हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी कंडीशन में हाइड्रोजन का या किसी भी इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन नहीं बल्कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का, हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी दोनों पता नहीं कर सकते। दोनों में अनसर्टेनिटी, एक को फिक्स कर पता करेंगे, दूसरा अनसर्टेन होगा, दोनों एक साथ नहीं पता किया जा सकता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के फिक्स स्टेट की बात करता है, तो वहाँ पर भी कुछ कंट्राडिक्शन क्रिएट करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ओवरऑल आपका बोर एटॉमिक थ्योरी रदरफोर्ड थ्योरी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देता है, ज़्यादा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन फिर भी ये सारे एलिमेंट के लिए वाइडली नहीं किया जा सकता है और इसके लिए थोड़ा और ज़्यादा इफेक्टिव थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। तो बाद में उस थ्योरी को खोजा गया जो क्वांटम थ्योरी के नाम से जानी जाती है। तो हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे और क्वांटम थ्योरी के बारे में या अदर्स जो रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में और बोर एटॉमिक थ्योरी के बारे में अच्छे से प्रीवियस वीडियोज को और इस कंटिन्यू वीडियो को देख करके आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि फिर आगे को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।